हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है। तो बेसिकली इसके पहले हम लोग एक बैकड्रॉप समझ लेते हैं कि बेसिक पार्लियामेंट में होता क्या है। पार्लियामेंट मतलब हमारी जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्ट होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं और राज्यसभा में स्टेट के थ्रू जाते हैं। स्टेट वाले एमएलए अपने अपने स्टेट के राज्यसभा सीट पे इलेक्शन करते हैं और उससे जाते हैं और 12 मेंबर वहाँ पर राष्ट्रपति के थ्रू नॉमिनेट होते हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट में दो चीज़ होता है कि बिल बनाया जाता है कोई भी चीज़ के कोई भी सब्जेक्ट पे, और क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का क्या प्रोसेस होगा उसको आर्टिकल 368 में बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये तो याद ही होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल 368। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब हर एक पार्ट में कुछ आर्टिकल है, पार्ट 1 में कुछ आर्टिकल है, पार्ट 2 में कुछ आर्टिकल है, पार्ट 3 में कुछ आर्टिकल है। तो स्टार्टिंग से जो होता है वो सब पार्ट में आता है। जैसे स्टार्टिंग का जो होगा अपना आर्टिकल 1 to 4, क्या है, आर्टिकल 1 to 4 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, तो वो पार्ट 1 में होता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते अपना जो आर्टिकल 368 है वो पार्ट 20 में आता है। तो ये दोनों याद करना पड़ेगा, दोनों पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होता है और ये पार्ट किस पार्ट में आता है। ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में होता क्या है कि जो अपना पार्लियामेंट को पावर है जिस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का वो उस पे लॉ बनाएगी। दूसरा चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। बस यही दोनों काम होता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का प्रोसेस मतलब आर्टिकल 368 में होता कैसे है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए कोई भी एक्ट बनाने के लिए पहले हमको बिल प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए लिखा गया प्रेजेंट बिल इन एनी हाउस आइदर बाई मिनिस्टर और एनी मेंबर। मतलब जो भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो दोनों में से कोई भी हाउस, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का बिल बना सकते हैं, या तो कोई प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, कोई अगर कांग्रेस का भी चाहे तो क्या कहते हैं वहाँ पर बिल प्रेजेंट कर सकती हैं। बट ऑब्वियस बात है जिसकी गवर्नमेंट नहीं है उसके बिल पास होने के बहुत कम चांस होंगे, नहीं के बराबर चांस होंगे, नहीं लेवल चांस होंगे। लेकिन क्या मतलब पहला क्या हो गया इसमें कि बिल को जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा वो प्रेजेंट दोनों में से किसी हाउस में किया जा सकता है। और बहुत सारे बिल को प्रेजेंट करने के पहले प्रेसिडेंट का जो परमिशन लेना पड़ता है, अपने राष्ट्रपति का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा होता है जिसके लिए कोई परमिशन नहीं है। हमारा बिल है कि आज इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो उसको वहाँ पर हम प्रेजेंट कर देंगे बिना प्रेसिडेंट से पूछे हुए। उसके बाद है क्या कि अगर मान लीजिए लोकसभा में बिल प्रेजेंट हुआ, लोकसभा में बिल प्रेजेंट हुआ तो बिल को पास करना है कि नहीं, उस पर वोटिंग होगा। तो इसको पास करने के लिए हमेशा स्पेशल मेजोरिटी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी में जितना मेंबर प्रेजेंट है, जैसे 545 मेंबर अपने लोकसभा में है, ठीक है, उसमें जितना मेंबर प्रेजेंट है 400 ही मेंबर प्रेजेंट है, तो उनका 2/3 को हाँ बोलना पड़ेगा कि हाँ बिल को हमको पास करना है। तो 400 का 2/3 कितना हो गया, 266। ठीक है। तो जितना लोग प्रेजेंट है उसका तो 2/3 नंबर होना ही चाहिए, प्लस जितना हाउस का मेजोरिटी है। हाउस का मेजोरिटी मतलब क्या हो गया, 545 का हाफ। टोटल स्ट्रेंथ कितना अपना 545, मतलब उसको 272 के ऊपर भी होना चाहिए। तो अगर 400 मेंबर है, 2/3 266 करेंगे और उधर 272 होना चाहिए था, तो ये तो पूरा हुआ नहीं। 2/3 के हाँ बोलने के बाद भी क्या हो जाएगा, बिल पास नहीं हो पाएगा। मतलब जितना मेंबर प्रेजेंट है उनका 2/3 को हाँ बोलना पड़ेगा, और वो 2/3 करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो पूरे हाउस के मेजोरिटी के से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पेशल मेजोरिटी से पास करने का तरीका। उसके बाद होता है क्या कि बहुत सारा बिल ऐसा होता है कि मतलब एक हाउस से पास नहीं हुआ। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक हाउस पास नहीं कर रहा है दूसरा हाउस पास कर रहा है, अब दोनों के बीच तनातनी हो गया तो अब ज्वाइंट सिटिंग बुला लीजिए। जैसे बहुत सारा बिल में होता है, वो पार्लियामेंट में हम पढ़ेंगे कि ज्वाइंट सिटिंग किस केस में बुलाया जाता है, जब ऑर्डिनरी बिल पास करना होता है तब। इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग अलाउ नहीं होता है। अगर लोकसभा में बिल प्रेजेंट हुआ वहाँ फेल हो गया मतलब बिल खत्म हो गया, बिल का बात बंद हो गया। ठीक है। तो इसका नो ज्वाइंट सिटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को मेंबर को साथ नहीं बैठा के वोटिंग किया जाएगा। और अगर
लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, और अगर बिल जो है ना अपना फेडरल प्रोविज़न से रिलेटेड है, मतलब जिससे अपने स्टेट पे भी इफेक्ट आ रहा है, मतलब बिहार, यूपी, राजस्थान, उस पे भी इफेक्ट आ रहा है, अगर ऐसा केस रहा तो हमको जो है ना यहाँ से बिल पास कराने के बाद जितना स्टेट है उसका हाफ स्टेट को भी पास करना पड़ेगा। उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं, कि उस बिल को रेटिफाई करना। वहाँ पर आप सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए बिहार विधानसभा में आया, बिहार विधानसभा में फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 250 मेंबर है, तो 250 का हाफ कितना होता है, 125 मेंबर। 125 मेंबर हाँ बोल देंगे कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसके कारण अपना फेडरल प्रोविज़न चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये बिल पास हो जाना चाहिए, तो वो स्टेट का मतलब रेटिफिकेशन हो गया। इस तरह से आप हम लोग को अपना हाफ स्टेट का रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी 29 स्टेट हैं टोटल, तो 29 का हाफ कितना हो गया, मतलब 15 स्टेट को बोलना पड़ेगा, उसको रेटिफाई करना होगा। लेकिन ये तभी होता है जब फेडरल प्रोविज़न होता है। उसका आगे एग्जांपल देखेंगे कि हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन का कहाँ पे होता है, वो आगे यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं, स्पेशल विथ हाफ स्टेट रेटिफिकेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। इसको और देखेंगे कि किस किस केस में होता है, तो और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर भी पास हो गया, उसके बाद बिल को हम लोग बोले कि भैया दोनों सब जगह पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास भेज देना है। प्रेसिडेंट का फाइनल साइन पे ही पूरा इंडिया का कोई भी बिल पास होता है। तो अगर प्रेसिडेंट को भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को साइन करना कंपलसरी है। वो ये नहीं कि उसको रोक सकते हैं या वापस कर सकते हैं कि आप फिर से देख लो, नहीं, हम बिल पास करके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भेज रहे हैं तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है, ये एकदम कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया अपना बिल का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का पास करने का प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप ऑफ अमेंडमेंट है। टाइप ऑफ अमेंडमेंट में एक सिंपल मेजोरिटी भी है। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी से भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, कुछ प्रोविज़न को। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को इसको नहीं बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है लेकिन हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं बोलते हैं। इसका जो जो डिफाइंड है कि इसमें कौन कौन सा चीज़ सिंपल मेजोरिटी में पास होता है। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या है कि सिंपल जितना मेंबर प्रेजेंट है उसका आधा मेंबर को बोल देना पड़ेगा कि हाँ ये बिल पास करना है। जैसे 400 मेंबर लोकसभा में प्रेजेंट है, 400 में 201 लोग ने बोल दिया कि हाँ बिल सही है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है नॉट डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितना मेंबर प्रेजेंट है उसका हाफ मेंबर से ज़्यादा को उसको हाँ बोलना पड़ेगा कि हाँ बिल को पास करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या, इसमें एरिया कवर्ड है स्टेट टेरिटरी रिलेटेड। स्टेट टेरिटरी रिलेटेड क्या हुआ कि आज के दिन मन किया क्या कि यूपी को तीन टुकड़ा में डिवाइड करना है। तो इसका एक अगर बिल प्रेजेंट हुआ तो बिल को जो है ना बस सिंपल मेजोरिटी से दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास कर देना है। ठीक है, या तो किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, किसी स्टेट का एरिया घटाना है, तो वही स्टेट एंड टेरिटरी रिलेटेड, इसको पढ़ेंगे भी हम। पहला टॉपिक है अपना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 में ये कवर होता है, वो देख लेंगे वहाँ पे और डीप में हम लोग। दूसरा है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या है कि सिटीजनशिप का लॉ की, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था ना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, तो उसमें मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ अगर लाया जाएगा तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होगा, लेकिन इसको बस सिंपल मेजोरिटी से पास कर देना है। उसके बाद है सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है उसी तरह शेड्यूल है। शेड्यूल अपने 12 है, 12 शेड्यूल हम लोग को याद भी करना पड़ेगा। तो सेकेंड शेड्यूल में क्या है, सैलरी और अलाउंसेस किसके, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सब पोस्ट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, अगर उससे रिलेटेड कोई भी बिल पास करना है तो हम लोग को बस सिंपल मेजोरिटी से पास कर देना है। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि अपने जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है वो फिफ्थ शेड्यूल है, और सिक्स शेड्यूल में क्या है अपने ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अगर उससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद है क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, विधान परिषद। विधान परिषद कुछ कुछ स्टेट में है, 6-7 स्टेट में है। तो उसमें अगर बनाना है किसी, अगर स्टेट में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, या तो किसी स्टेट में है उसको हटाना है, तो इसका जो बिल होगा उसको बस सिंपल मेजोरिटी से पास कर देना है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को हम लोग एमएलसी बोलते हैं। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आप सुनते होंगे कि वो डायरेक्ट इलेक्शन एमएलए का चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो बाद में एमएलसी बन के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है,
जैसे अपने नीतीश कुमार जी हैं, वो लोग ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो विधान परिषद के थ्रू चले जाते हैं। ये तो वो हो गया अपना क्रिएशन एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद है नंबर ऑफ जज और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने सिटिंग जज होंगे ये डिफाइन करना, अगर बढ़ाना है घटाना है तो इसको भी सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी और अलाउंसेस ऑफ एमपी, ऑब्वियस बात है अगर कि एमपी लोग को अपना अगर सैलरी बढ़ाना है तो सिंपल मेजोरिटी रखेंगे, आराम से अपना सैलरी भी बढ़ेगा, पेंशन भी मिलेगा, सारा चीज़ होगा। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में बस बेसिकली मेन कौन सा है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट अपना आर्टिकल 12 से 35 में कवर होता है और डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक होता है। अगर इसमें कुछ चेंज लाना है तो हम लोग को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है। अब इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, इसीलिए हमको स्टेट का रेटिफिकेशन का जरूरत नहीं है कि स्टेट भी इसमें हामी बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा है रेस्ट, मतलब जो कि सिंपल मेजोरिटी, और ये तीसरा वाला जो है स्पेशल विथ हाफ स्टेट रेटिफिकेशन में जो कवर नहीं होगा उसके लिए बस स्पेशल मेजोरिटी से हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं स्पेशल विथ हाफ स्टेट रेटिफिकेशन। उसमें है क्या कि जिस जिस चीज़ में फेडरल प्रोविज़न कवर्ड रहता है ना, कंसर्न रहता है, उसको स्टेट का भी परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल में बेसिकली है क्या कि जितना सब्जेक्ट है उस पर लॉ बनता है। ठीक है। उसको 3 एरिया में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी 7 शेड्यूल में आज के दिन बोला जाएगा कि स्टेट लिस्ट में, फॉर एग्जांपल स्टेट लिस्ट में पुलिस है, आज के दिन मन हुआ क्या कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, अब पुलिस पुलिस जो है ना, वो हम लोग के पुलिस बोले या लॉ एंड ऑर्डर बोले, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, मतलब यूनियन लिस्ट में लाना है। तो अब इसमें तो फेडरल प्रोविज़न ये कंसर्न हो गया कि मतलब सेंटर का भी ये इसमें स्टेट का काम था, लेकिन अब सेंटर उसमें घुस रही है। तो अगर उससे रिलेटेड बिल पास करना होगा तो पहले हम लोग को स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में भी पास कराना पड़ेगा, फिर आधा से ज़्यादा स्टेट को परमिशन भी देना पड़ेगा, रेटिफिकेशन भी करना होगा कि हाँ भैया अब से जो है ना पुलिस जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। ठीक है। तो वो हो गया 7 शेड्यूल। और डीप में शेड्यूल एक बार पढ़ लेंगे कि कौन से 1 से 12 शेड्यूल में क्या क्या है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जो अपना यूनियन और स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहाँ तक कवर करेगा, इसमें भी स्टेट का रोल है, इसीलिए इसमें स्टेट को रेटिफिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद है सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम और हाई कोर्ट में क्या है कि अब मान लीजिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जज का है 65 साल या 65 साल एज होना चाहिए, या तो मैक्सिमम 6 साल अगर काम कर लिए तो आपको रिटायर होना पड़ेगा। कल के दिन गवर्नमेंट बोली कि नहीं हम इसको 65 को बढ़ा के 70 करेंगे, तो अगर ये करना है आपको तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वहाँ स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में भी पास करेगा, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट को भी बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है कि हम इसके लिए राजी हैं। अगर उसको रेटिफाई कर देगी तब वो बिल बन जाएगा। उसके बाद क्या है जीएसटी। जीएसटी में भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब पहले टैक्सेशन क्या होता था, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि नहीं, वन नेशन वन टैक्स लेना है, तो अब इसमें तो स्टेट भी कंसर्न है। तो जीएसटी का बिल पहले पार्लियामेंट में भी पास हुआ, उसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट को रेटिफाई भी करना पड़ा, तब जाके जीएसटी टैक्स आया, जीएसटी काउंसिल बना। अब कुछ दिन के बाद हुआ मान लीजिए क्या कि जीएसटी काउंसिल में बोला जाएगा क्या कि बाहर का भी 5 मेंबर, इकोनॉमिस्ट को भी 5 मेंबर बनाना है जो अभी जीएसटी काउंसिल में है। तो अगर ये करना पड़ेगा जीएसटी काउंसिल में चेंज, फिर इसमें स्टेट कंसर्न है, तो अगर ये कर कीजिएगा आप तो आपको क्या कहते हैं पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से उसका बिल भी पास कराना पड़ेगा, प्लस हाफ स्टेट का रेटिफिकेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। अब राज्यसभा इस पार्लियामेंट में स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा। राज्यसभा में 4th शेड्यूल में बांटा गया है कि हाँ इस स्टेट में इतना सीट है, इस स्टेट में इतना सीट है, इस स्टेट में इतना सीट है। वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा गया है। कल के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं हम इस प्रोसेस को चेंज करेंगे, जो राज्यसभा में सीट एलोकेटेड है उसको हम चेंज करेंगे। यूपी में हम मान लीजिए बोलेंगे कि 100 कर देंगे, रैंडम कोई नया तरीका से करेंगे। तो अगर इस तरीका का कीजिएगा तो इसमें तो फेडरल प्रोविजन भी है, इसमें स्टेट कंसर्न है, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से भी बिल पास करना पड़ेगा और हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन और डीप में पढ़ेंगे अगर प्रेसिडेंट चैप्टर में। उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट कौन कौन करता है, जितने वहाँ पर
पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर है, मतलब जो जीत के जाते हैं, वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हो। फिर स्टेट के हर एक एमएलए लोग भी वोट करते हैं। तो अगर इसका प्रोसेस अगर हमको चेंज करना हुआ, कुछ दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का मन हुआ नहीं ये प्रोसेस थोड़ा टीडियस है, कल के दिन हम बस जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं बस वही लोग वोट कर देंगे, उसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट चुन लेंगे। तो अब इसमें भी स्टेट कंसर्न है, फेडरल प्रोविज़न आ गया। फेडरल प्रोविज़न बेसिकली होता है क्या कि जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर ये करना होगा तो फिर इसमें क्या करना होगा, स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद है क्या कि कल के दिन हुआ कि आर्टिकल 368 को ही चेंज कर दे, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अभी प्रोसेस बना हुआ आर्टिकल 368 में कि स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास करना होगा, सिंपल मेजोरिटी कुछ चीज़ के लिए पास करना होगा, कुछ चीज़ में स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन होगा। कल के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, हम लोग को आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर देना है। अमेंड क्या करना है कि स्टेट का हम लोग को रोल हटा देना है, स्टेट का रेटिफिकेशन बहुत ज़रूरी नहीं है, इससे टीडियस हो जाता है टास्क। बहुत सारा स्टेट में मान लीजिए कि बहुत सारा स्टेट में लोकल वहाँ की पार्टी जीतती है, कोई नेशनल पार्टी नहीं जीतती है, जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो उसके कारण हो सकता है कि स्टेट का रेटिफिकेशन में दिक्कत होगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, हम लोग आर्टिकल 368 में ये चेंज ले आते हैं कि कुछ भी हो हम लोग को स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं करना है, स्टेट का परमिशन ही नहीं लेना है। तो अगर इस तरह का चेंज लाइएगा तो अब इसमें स्टेट कंसर्न है, क्योंकि आप तो स्टेट का पूरा पावर छीन रहे हैं, उनका रेटिफिकेशन का पावर छीन रहे हैं। तो अगर ये करना होगा तो हम लोग को फिर स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट का परमिशन लेना पड़ जाएगा कि भैया हम तुमसे ये पावर छीन रहे हैं कि तुमको रेटिफिकेशन का जो पावर था आज से ख़त्म। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 368 को अगर चेंज करना हुआ ना तो हम लोग को स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन करना होगा। फिर आगे जाके बाद में हम लोग एक अलग से दो टॉपिक का चैप्टर बना लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर और क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिकल 368। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा दे देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, केशवानंद भारती केस में बड़ा अच्छा जजमेंट आया है। केशवानंद भारती केस में बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है आप अमेंड तो कीजिएगा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है ना जो कि एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट हो गया, फेडरल प्रोविज़न हो गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट के बाद जो है ना, जजमेंट में लिखा जाता है कि हाँ अब से जो है ना ये भी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग अमेंड नहीं कर सकते, वो केशवानंद भारती केस में आया था। और इसका ज़रूरत पड़ा था क्यों, क्योंकि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो कि इंदिरा गांधी जी लाई थी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इमरजेंसी का टाइम लाया गया था। उसमें था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे तैसे जहाँ तहाँ जो मन हुआ बदल दिए। तो इससे तो दिक्कत है, कोई भी गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में आ गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देगी। एक दिन बोलेगी क्या कि हम लोग फंडामेंटल राइट ही ख़त्म कर देंगे, फिर दूसरे दिन बोलेगी क्या कि हम फेडरल प्रोविज़न ही ख़त्म कर देंगे, स्टेट में अब गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वही चलाएगी। इस कारण से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि ये चीज़ हम बदल ही नहीं सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग एक अलग से और डीप में पूरा पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ कवर है। उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिकल 378, इसका भी एक अलग मीन्स के लिए पढ़ लेंगे कि आर्टिकल 368 का पूछ सकता है कि क्या है उसमें अच्छा है या क्या बुरा है, ठीक है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, नहीं है, आर्टिकल 368 में क्या ज़रूरत है चेंज करने का, इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इससे क्या फ़ायदा है। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक अलग से पढ़ लेंगे। अभी बस बेसिकली हम लोग पढ़ लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का। पहले तो आर्टिकल याद कर लीजिए, 368 याद ही रहना चाहिए, पार्ट 20 में होता है। और इसका कोई भी पार्लियामेंट का कोई भी हाउस में बिल पास कर सकते हैं, बिल प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना होगा। उसके बाद जहाँ फेडरल प्रोविज़न कंसर्न होगा वहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन लेना होगा। ये लेने के बाद बिल को हमको प्रेसिडेंट को भेज देना है, जिसको साइन करना कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेंगे कि सिंपल मेजोरिटी में कौन आता है, स्पेशल मेजोरिटी में कौन आता है, और स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ स्टेट रेटिफिकेशन में क्या होता है। तो यही है अपना आर्टिकल 368। ये बहुत ज़रूरी था, इंडियन पॉलिटी अगर पढ़ेंगे ना पूरा तो इसका हमेशा जिक्र आएगा, इसलिए हम सोचे क्या कि एक अलग से इसका वो वीडियो ही बना दिया जाए,
ठीक है, यही है, बस इतना ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।